नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कल छठे फेज की वोटिंग से पहले चुनाव में हिंदू मुसलमान बड़ा इशू बन गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस देश में शरिया लागू करना चाहती है। और इसके बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस देश में तालिबानी कानून लागू करना चाहती है। योगी ने कहा, कांग्रेस चाहती है कि हमारी बेटियां स्कूल न जाएं, माताएं बहनें बुर्का पहनकर घर से बाहर निकलें। बिहार और झारखंड में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस में जो पार्टियां शामिल हैं, उनके एजेंडे में मुस्लिम आरक्षण सबसे ऊपर है। एंटी मोदी मोर्चे में शामिल पार्टियां दलित, पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश कर रही हैं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने इसकी कोशिश भी की, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। जवाब में ममता ने कहा, बीजेपी जानबूझकर चुनाव में हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, क्योंकि बीजेपी को हार का डर है। बंगाल में जिन मुसलमानों को आरक्षण मिलता था, वो मिलता रहेगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि आज पहली बार समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने कह दिया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलता है तो गलत क्या है। शरद पवार ने भी कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में मुसलमानों को 20 साल पहले ही रिजर्वेशन दे दिया था। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये सिर्फ मुसलमान करते हैं क्योंकि महंगाई पर बोलना नहीं चाहते। इसका जवाब दिया गिरिराज सिंह ने, कहा, तेजस्वी इधर उधर की बात न करें। हकीकत यह है कि अगर गलती से कांग्रेस और उनके साथियों की सरकार बन गई तो वो हिंदुस्तान को एक इस्लामिक मुल्क बना देंगे। अब सवाल है, जब चुनाव आखिरी फेज में पहुंच गया है तो माहौल अचानक क्यों बदला? हिंदू मुसलमान की बात इतनी ज्यादा क्यों होने लगी? पाकिस्तान, इस्लामिक मुल्क और शरिया और तालिबान और मुस्लिम आरक्षण की बात क्यों होने लगी? शरद पवार जैसे नेता अचानक मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में क्यों बोले? इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। और शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी की बात से, जिन्होंने आज हिमाचल और पंजाब में रैलियां की और हर जगह पाकिस्तान का जिक्र किया, शरिया की बात की। नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और पंजाब में 4 पब्लिक मीटिंग्स की। हिमाचल की रैली में मोदी ने कांग्रेस पर देश में शरिया लागू करने के मंसूबे पालने का इल्जाम लगाया। मोदी ने पालमपुर अधिवेशन की अपनी बात की शुरुआत की, राम मंदिर पर आए और इसके बाद मोदी ने कहा कि राम मंदिर बनने से, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने से पूरा देश खुश है, लेकिन कांग्रेस दुखी है। कांग्रेस को अपने वोट बैंक की चिंता है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सीएए के खिलाफ है, यूसीसी का विरोध कर रही है, क्योंकि वह देश में शरिया लागू करना चाहती है। पालमपुर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। ये भाजपा का पालमपुर बीजेपी की वर्किंग कमेटी थी और पालमपुर बीजेपी वर्किंग कमेटी में जो निर्णय हुआ उससे एक इतिहास रचा गया था। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। हिमाचल में लिया गया वह ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध हो चुका है। आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, हिमाचल खुश हुआ है, देवी देवता आशीर्वाद बरसा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है। हिमाचल में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस की सरकार तो इतनी डरपोक थी कि दलाई लामा जी का नाम लेने से डरती थी, कांपते थे। मेरी तो दलाई लामा जी से अक्सर बात होती है। वो हमारी समृद्ध विरासत के प्रणेता है। मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो,
उसके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। मोदी ने अपनी बात सटल तरीके से कही, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुलकर बोले। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों के मंसूबे खतरनाक हैं। ये लोग मुसलमानों को सिर्फ आरक्षण नहीं देना चाहते, बल्कि देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करना चाहते हैं। योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि बेटियां बुर्का पहनकर घर से निकलें, लेकिन हिंदुस्तान इस तरह की साजिश को कभी सफल नहीं होने देगा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे? सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे। हमने यही पैसा घुमा करके उल्टा घुमा दिया। ये लोग उल्टा घुमाते थे, पैसा आपका, प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में। और कोई भी गांव की जमीन है, किसी गरीब की जमीन है, पता लगा अगले दिन 4 लोग टोपी पहन कर गए और वहां पर वो बाउंड्री करने लगते थे और एक बोर्ड चपका देते थे, कब्रिस्तान है। लेकिन आज कब्रिस्तान नहीं, आज यही पैसा भारत के विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है, उनके सुंदरीकरण के लिए खर्च होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च होता है। जो गठबंधन बना है, क्या कर रहा है? इनका मैनिफेस्टो देखो, सबसे पहली बात क्या कहती है? ये कहता है आएंगे एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश इसको स्वीकार करेगा? क्या इनका मैनिफेस्टो दूसरी बात क्या कहता है? आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन, जिसमें महिलाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है, जिसमें महिलाएं, बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। अरे ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ा है, पाकिस्तान थोड़ा है कि कोई बुर्का पहनेगा यहां पे। कल ही आजमगढ़ में वोटिंग होनी है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पर हमला किया तो धर्मेंद्र यादव जवाब देने के लिए आ गया है। उन्होंने कहा, मुसलमानों को आरक्षण देना क्या गलत है? पार्लियामेंट ने इसे माना तो यह असंवैधानिक कैसे हुआ? धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ नफरत फैलाना है, असली मकसद हिंदू मुसलमान को लड़ाकर चुनाव में फायदा लेना है। मुसलमान भाइयों को अगर मंडल आयोग की सिफारिश में उनमें से कुछ जातियों को पिछड़ा माना गया है तो क्या गुनाह है? क्या वो संविधान सम्मत नहीं है? क्या मंडल आयोग की सिफारिश की संस्तुति देश की संसद ने नहीं की? लेकिन बीजेपी के लोगों को केवल नफरत फैलानी है। ये बातें वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने न पिछड़ों को कुछ दिया है, न दलितों को दिया है, न आदिवासियों को दिया है, न माइनॉरिटी को दिया है। सवाल ये, आज 350 IAS नियुक्त हुए हैं देश में, JS स्तर के डायरेक्ट बैकडोर से भर्ती की गए। एक पिछड़े का नाम बता दें, केवल चुनाव के लिए कहेंगे सबका साथ सबका विकास। गिरिराज सिंह ने धर्मेंद्र यादव को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण देने की इजाजत संविधान नहीं देता। मुस्लिम आरक्षण अब पूरे देश से खत्म होना चाहिए। ये हिंदुओं पर प्रहार है। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को भी अब इंडिया अलायंस के इरादे को समझ लेना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, वरना ये लोग भारत को पाकिस्तान बना देंगे। ये अब समय आ गया है, अब मुसलमानों को पुनर्विचार हो और किसी भी तरह से आरक्षण मिल रहा है वो नाजायज है, ये हिंदुओं पर प्रहार है। लालू यादव जैसे लोग जो मुस्लिम परस्त हो गए हैं, कांग्रेस जैसे लोग जो मुस्लिम परस्त हो गए हैं, अब समय आ गया है कि सनातनी हिंदू पिछड़े वर्ग का हो या अगड़े वर्ग का हो, अगर एकजुट होकर के मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किए तो आने वाले दिन में ये भारत को पाकिस्तान बना देंगे। मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो बात योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कही, उसका असर
बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र तक दिखा। पटना में गिरिराज सिंह ने योगी की बात को सपोर्ट किया तो उन्हें जवाब मुंबई से मिला। मुंबई में शरद पवार ने कहा, गिरिराज सिंह तो इसी तरह के नफरती बयान देने के लिए जाने जाते हैं, इसमें क्या खास बात है। रही बात मुस्लिम आरक्षण की, तो उन्होंने महाराष्ट्र में 20 साल पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देना शुरू कर दिया था और अब भी ये जारी है। गिरिराज सिंह को मैं कई सालों से देख रहा हूं। पार्लियामेंट में हमेशा कोई गैर जिम्मेदाराना बयान सुनना हो तो वो क्या बोलते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। जहां तक मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र में 20 साल पहले हमने मुस्लिम रिजर्वेशन दिया, आज भी है। शरद पवार और इंडिया अलायंस के बाकी नेता ऐसी बातें क्यों कहते हैं, ये योगी ने ही समझाया। योगी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी पहले मुस्लिम तुष्टीकरण का काम चुपचाप करते थे, लेकिन अब खुलकर बोलने लगे हैं। महाराजगंज की रैली में योगी ने कहा कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात तो पुरानी है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मामला तो ताजा ताजा है। बंगाल में ममता सरकार ने मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट के कारण वो कामयाब नहीं हो पाई। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास। ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो ये है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। आपने देखा होगा कांग्रेस का एक सहयोगी पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस। यह पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था। और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है, और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। कल छठे राउंड की वोटिंग में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उनमें से 14 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और पिछले इलेक्शन में इन 14 में से बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। आजमगढ़ की सीट पर अखिलेश यादव जीते थे, लेकिन बाय इलेक्शन में यह सीट बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली थी। निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हराया था। इस बार फिर से धर्मेंद्र यादव का मुकाबला निरहुआ से है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में मुस्लिम वोट बंटने से रोकने की कोशिश की है। पिछले चुनाव में बीएसपी के टिकट पर लड़े गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने अपने साथ ले लिया है और मुस्लिम वोट के इसी चक्कर में पोलिंग से एक दिन पहले अब धर्मेंद्र यादव खुलकर मुस्लिम आरक्षण को सपोर्ट करने लगे। जहां तक शरद पवार के बयान का सवाल है, तो महाराष्ट्र में सभी सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। जब तक वोटिंग हो रही थी तब तक शरद पवार केयरफुल थे, खामोश रहे, लेकिन अब वो जानते हैं कि उनके बोलने से अब महाराष्ट्र में उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। चुनाव हो चुके हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में सहयोगी दलों को फायदा हो सकता है। इसीलिए अब शरद पवार भी खुलकर बता रहे हैं कि उन्होंने तो महाराष्ट्र में 20 साल पहले ही मुसलमानों को आरक्षण दे दिया था। यही हाल ममता बनर्जी का है। कल बंगाल की भी 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछले इलेक्शन में इन 8 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ममता की पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिल पाई थी। इसीलिए वोटिंग से एक दिन पहले ममता ने आज फिर कहा, बंगाल में मुसलमानों को जो आरक्षण मिलता था वो मिलता रहेगा। वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। आज ममता बनर्जी ने मथुरापुर और जयनगर में रैलियां की। दोनों जगह हाईकोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया। ममता ने कहा, अभी कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां हैं, जैसे ही कोर्ट खुलेगा उनकी सरकार इस ऑर्डर को चैलेंज करेगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कई जज
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर फैसले दे रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों का हक किसी भी कीमत पर किसी को छीनने नहीं देंगे। 26,000 শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি খেয়ে নিল। আমি বললাম না, এটা হতে পারে না। ওদের কি দোষ? ওদের ঘরের ছেলে মেয়েরা চাকরি করছে। মানুষকে তো ব্যাগ দেখেছেন আপনারা সুন্দরবনে, চাকরি খেকো বাঘ দেখেছেন? এই বিজেপি হচ্ছে চাকরি খেকো বাঘ। মানুষের কোনো উন্নয়ন ওরা চায় না। ওবিসিতে মাইনরিটি আছে, শিডিউল কাস্টরা আছে, ওবিসিরা আছে, আদিবাসীরা আছে, হিন্দুরা আছে। বলে 15 লাখ কার্ড বাতিল করে দাও। মগের মুল্লুক চলছে। এই বিচারকে আমি মানি না। আমরা উচ্চ আদালতে যাব। আমি বিচারকের এই রায়টাকে মানছি না। সামার ভ্যাকেশন খুললেই আমরা উচ্চ আদালতে যাব। আমি ভেবে পাই না। কেউ রিটায়ার করার আগেই বলছে আমি তো আরএসএস করি, বিজেপির হয়ে দাঁড়াবো। কেউ রিটায়ার করেই বলছে আমি তো आरएसएस করতাম। ममता बनर्जी के हाथ में दोधारी तलवार है। एक तरफ वो मुसलमानों का आरक्षण बहाल करने में पूरी ताकत लगाने की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासियों पर बीजेपी का एजेंट होने का इल्जाम लगा रही हैं। ममता के इस आरोप पर अब रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासी सड़कों पर आ गए। आज साधु संतों ने कोलकाता के बाग बाजार इलाके में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। कार्तिक महाराज ने कहा ममता बनर्जी ने उन पर जो आरोप लगाया है वो या तो इसके सबूत दें या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। ममता बनर्जी ने कही है कि आपने टीएमसी का एजेंट को बैठने नहीं दिया है। ये झूठ बात है, सिर्फ झूठ है, इसलिए कानूनी की कार्रवाई कर रहे हैं, चल रहा है। कहना चाहेंगे आज के इस रैली से? ये एक बूथ में आप प्रमाण दीजिए, तो इसलिए जो दंड देगा वही दंड में सिर पर ले लेंगे। बंगाल में 25 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। 17 सीटों पर मतदान बाकी है। इनमें से 8 सीटों पर कल वोटिंग होगी। जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उनमें कभी ममता का स्ट्रांग होल्ड होता था, लेकिन पिछले इलेक्शन में इन 8 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली। अब ममता की कोशिश है कि किसी भी कीमत पर बंगाल में बीजेपी को रोका जाए। बंगाल में मोदी और ममता की तकरार में लाइन क्लियर है। ममता अपने मुस्लिम वोट को इंटैक्ट रखने के लिए मुसलमानों के आरक्षण की बात कर रही हैं और रामकृष्ण मिशन पर आरोप लगाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंगाल में योगी और मोदी दोनों हिंदुओं को ममता की ऐसी ही नीतियों की याद दिलाते हैं। वो ममता के जय श्री राम के नारे से चिढ़ने की बात बताते हैं। दुर्गा पूजा पर रोक और ताजियों को निकालने की छूट के बारे में लोगों को समझाते हैं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों अपने अपने सपोर्टर्स को अच्छा खासा मसाला दे रहे हैं और यही काम ममता बनर्जी कर रही हैं। इसीलिए पूरा चुनाव 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कल बिहार में भी 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार में भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा गर्म है। आज अमित शाह ने आरा में पब्लिक मीटिंग की। आरा में अमित शाह ने कहा कि लालू यादव की पार्टी को वोट देने का मतलब है जंगल राज की वापसी। आरजेडी ने आरा की सीट अपने अलायंस पार्टनर सीपीआई एमएल को दी है। अमित शाह ने कहा सीपीआई एमएल तो लूटपाट के लिए बदनाम है ही, अब लालू और कांग्रेस का साथ मिल गया है, इसलिए उनके हौसले और बढ़ गए हैं। इसके बाद अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी उठाया और कहा अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं बचा कि सारे विपक्षी दल तुष्टीकरण के लिए दलितों और पिछड़ों के हिस्से का रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहते हैं। इसलिए इस एंटी मोदी मोर्चे से सावधान रहने की जरूरत है। ये लालू जी ने वोट बैंक की लालच में यहां जिस पार्टी माले को लड़ाया है, गलती से भी आरा वालों ये माले जीत गया तो फिर से नक्सलवाद और गोलियां फिर से आएगी। मुझे बताओ, नक्सलवाद फैलाने वाले माले को जीतना चाहिए क्या? आपके खेत खलियान पर कब्जा चाहते हो? अपहरण की इंडस्ट्री चाहते हो? लूट खसोट चाहते हो क्या? अगर माले आया तो मेरी बात याद रखना,
पीछे ही पीछे नक्सलवाद आ जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं। कर्नाटक में 5% आरक्षण उन्होंने मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया और ममता बनर्जी ने 180 जातियों को छोड़ दिया। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के इस गैर कानूनी आरक्षण पर स्टे लगाया है। मैं आपको कहकर जाता हूं भाइयों बहनों, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं लगाने। अमित शाह को जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव आगे आए। तेजस्वी ने मुस्लिम आरक्षण पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा कि बिहार में धर्म के नाम पर लड़ाने का खेल बंद हो चुका है और अब बिहार की जनता बीजेपी से बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल पूछ रही है। तेजस्वी ने कहा इस बार बिहार से बीजेपी साफ हो जाएगी। सब हार चुके हैं, इसलिए सब जो है जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। ये सब चलने वाला नहीं है। बिहार में जॉब का ट्रेंड चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। तो हार गए 310 हार गए। थोड़ा बताएं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिए, जरा बताएं कि चीनी मिल क्यों नहीं चालू कराएं, जरा बताएं नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी से बिहार को मुक्ति क्यों नहीं दिलाए। नफरत का ट्रेंड चल रहा है बीजेपी का और हम लोगों का जॉब का ट्रेंड चल रहा है। बीजेपी सफा चट। चलिए। लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। राबड़ी और तेज प्रताप यादव आज मीसा भारती के लिए कैंपेन करने के लिए पाटलिपुत्र में पहुंचे थे। कैंपेन के दौरान राबड़ी देवी ने कहा बीजेपी मजहब के आधार पर वोट मांग रही है, लेकिन अगर तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगी, इसलिए संविधान को बचाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। देश को बचाने के लिए संविधान को खत्म करेंगे, जीतेंगे तो देश को बचाने के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। सभी जाति बिरादरी सभी एकजुट होकर 10-15 लाख दिए, 2-2 करोड़ नौकरी दिए, वादा किए, बिहार विशेष पैकेट बिहार के दिए। संविधान के खत्म करनी है, पहले ही आवाज उठाए हैं कि हम जीतेंगे तो संविधान खत्म करेंगे, गरीबों के आरक्षण छीन लेंगे सबको। धर्म वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। क्या है भगवान उन्हीं के हैं, भगवान सब पे है, सबके भगवान है, उन्हीं के भगवान है। हम लोग घर में जाकर देखिए कितना भगवान जी भरे हुए हैं, आप पूजा करते हैं। बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, ये बात मोदी विरोधी मोर्चे के सारे नेता एक स्वर में, एक अंदाज में बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज इस पर बोले। खड़गे ने कहा बीजेपी और कांग्रेस में एक बड़ा फर्क है। बीजेपी में दूरी बढ़ाने की बात करती है, जबकि कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नरेंद्र मोदी आरक्षण को लेकर, संपत्ति के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर जिस तरह के इल्जाम लगाते हैं वो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। सबसे ज्यादा अगर किसी की बात वो करते हैं हिंदू मुसलमान बोलकर, वो तोड़ने की बात करते हैं और हम जोड़ने की बात करते हैं और हम जोड़कर देश को एक रखना चाहते हैं। लेकिन मोदी हमेशा तोड़ते हैं। ये मुसलमानों को आधा बांटने वाले हैं। ये उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास 2 भैंस है, 1 भैंस मुसलमान को देंगे, ये मोदी ने कहा। ये क्या बात है? एक प्राइम मिनिस्टर इस ढंग से बात कर सकता है? एक प्राइम मिनिस्टर अपनी सोच को जरा, मैं समझता हूं सोचने में कमजोर है, खास करके गरीबों के बारे में। बिहार की जिन 8 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं, वो 8 सीटें पिछले इलेक्शन में एनडीए ने जीती थी। इसलिए इन सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव की रैली हर इलाके में हुई। जिन इलाकों में वोट पड़ने हैं उनमें मुस्लिम आबादी इतनी नहीं है कि जीत हार का फैसला कर सके। इसलिए इंडिया अलायंस के नेताओं ने इन इलाकों में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया।
लोगों को इस बात का डर दिखाया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे। लेकिन बीजेपी ने नहले पर दहला मारा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर यह बताया कि इंडिया अलायंस दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। इसके साथ ही मामला जाति के बजाय मजहब पर आ गया। इसलिए इस इलाके में भी चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। इस चुनाव में हिंदू मुसलमान के अलावा पाकिस्तान की बात भी होती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और चीन दोनों का जिक्र किया। सिरमौर की रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के लोगों से सिर्फ झूठ बोला, झूठे सपने दिखाए, झूठे वादे किए और देश के लोगों को सिर्फ डराया। कभी पाकिस्तान से एटम बम के नाम पर, कभी चीन की लाल आंख से। मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले फिर यही कारनामे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देश बदल गया है, देश का मिजाज बदल गया है। अब भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। आपने कांग्रेस का दौर देखा है, जब एक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी, उस समय पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़ करके नाचता था। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। साथियों, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों ने मुझे अपना हौसला बुलंद रखना सिखाया है। और हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों ने मुझे ठंडे दिमाग से काम करना भी सिखाया है। पहाड़ों ने मुझे अपना सिर गर्व से ऊंचा रखना सिखाया है। और मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता। लेकिन कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है, कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। हिमाचल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब पंजाब पहुंचे तो वहां भी उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवाद के इशू को लेकर कांग्रेस को घेरा। मोदी ने कहा, पंजाब को सबसे ज्यादा घाव इसी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों ने दिया है। इन्होंने पंजाब में आतंकवाद को हवा दी, सिख विरोधी दंगे करवाए, माहौल खराब किया और अब यही लोग कश्मीर की शांति को भी बिगाड़ना चाहते हैं। मोदी ने कहा, जिस पाकिस्तान ने हमारे देश में खून खराबा किया, कांग्रेस के लोग उससे दोस्ती की बात करते हैं, उसे गुलाब के फूल भेजना चाहते हैं। ये इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए कांग्रेस का एजेंडा क्या है। ये कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर में आतंकवाद चाहिए। इन्हें फिर से कश्मीर को अलगाववादियों को सौंपना है। ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब के फूल भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा। देश पर आतंकी हमले होते रहेंगे। कांग्रेस कहेगी कुछ भी हो,
बातचीत तो करनी ही होगी। इसके लिए कांग्रेस ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कैसे कैसे बयान ये अभी से देने लगे हैं। इनके नेता कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। अब ये सुनकर के आपको हंसी आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? आपको किसी को भी पाकिस्तान के पास एटम बम है ये सुनकर के डर लगता है क्या? किसी को डर लगता है क्या? किसी हिंदुस्तानी को डर लगता है क्या? ये कांग्रेस वाले कांप रहे। बोलो, क्या ऐसे लोग देश चला सकते हैं क्या? ऐसे लोग देश को सुरक्षा दे सकते हैं क्या? इनके लोग कहते हैं पाकिस्तान से डर करके रहना होगा। ये इंडी गठबंधन वाले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। कल नरेंद्र मोदी अपने 5 साल के काम का हिसाब किताब देने इंडिया टीवी के शो सलाम इंडिया में आए थे और उन्होंने हजारों लोगों के सामने पाकिस्तान के मुद्दे पर भी लंबी बात की थी। मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा कि अब तो आपको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से डरो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, और नरेंद्र मोदी ने इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया और इसके बाद पाकिस्तान को लेकर उनसे लंबी बात हुई। इसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवा देता हूं। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पहले मोदी जी हम लोग परेशान रहते थे पाकिस्तान से, यहाँ आए मार के चले गए, यहाँ आए मार के चले गए, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, वो पिछले टर्म की बात थी। इस टर्म में पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। मुद्दा वो नहीं है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन दुख इस बात का है जब मेरे देश का ही एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति ये कहे कि कसाब को, यानी कसाब ने हमारे देशवासियों को नहीं मारा था, हमारे देशवासियों ने ही हमारे देशवासियों को मारा था। पाकिस्तान की फेवर में, कसाब की फेवर में, मेरे देश के एक पार्टी जो सालों तक सत्ता में रही है, जब 26/11 हुई तब वो पावर में थे, उनकी तरफ से जब ये बयान आ जाए कि ये कोई पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद नहीं किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, तब जाकर के माथा शर्म से झुक जाता है, बहुत दर्द होता है। मुझे मेरी वहां से खबर आए कि भाई हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ठिकाना मारा। अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता हूं जी, यहां वाले क्यों रोते मैं समझ नहीं रहा हूं। नरेंद्र मोदी असल में उस दौर की बात कर रहे थे जब कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का नारा लगाया था। इलेक्शन के स्पेशल शो में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान और अरब देशों के बारे में बात नहीं की, अपनी सरकार की विदेश नीति पर लंबी चर्चा की। जो बाइडेन
और व्लादिमीर पुतिन की बात की। मोदी ने बताया कि उन्होंने कैसे भारत की विदेश नीति को 360 डिग्री बदल दिया, कैसे उन्होंने उन मुल्कों के साथ भी करीबी रिश्ते बनाए जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। मोदी ने इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बताया, कोरिया और जापान के बारे में बताया, और मोदी ने बताया कि देश की सरकार चलाने में, योजनाओं की लास्ट डोर डिलीवरी करने में और प्रोजेक्ट्स की ऑन टाइम डिलीवरी करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर 13 साल के अनुभव का कितना लाभ मिला। मोदी ने बताया कि कांग्रेस के जमाने में क्या क्या खेल होते थे। जो लोग आज इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, उनका इरादा क्या है, उनकी मंशा क्या है। कांग्रेस के जमाने में इलेक्शन कमीशन कैसे सरकार की कठपुतली बन गया था, इन सारी बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत खुलकर और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बात की। कल आज की बात की जगह यह शो एयर हुआ था और जब यह टेलीकास्ट हुआ तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसे देखा। जबरदस्त रिस्पांस मुझे मिला, दुनिया भर से लोगों के फोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए और इस शो को एक बार फिर दिखाने की मांग की गई। आपकी मांग पर, दर्शकों की मांग पर नरेंद्र मोदी के साथ इलेक्शन का यह स्पेशल शो आप एक बार फिर देख सकेंगे कल शनिवार को सुबह 10 बजे और कल शनिवार को ही रात 10 बजे। Prime Minister Narendra Modi. शांत हो जाइए। आप लोग जरा अपनी एनर्जी बचा के रखिए। आपको 4 तारीख को भी इस एनर्जी की जरूरत लगेगी। आज सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों को बड़ा सेटबैक मिला जो इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वोटिंग का फॉर्म 17C अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। 2 एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशन लगाई थी। अदालत से इलेक्शन कमीशन को यह आदेश देने की मांग की थी कि चुनाव आयोग हर पोलिंग बूथ के टोटल वोटर और जो वोट कास्ट हुए हैं उनका पूरा डेटा बताने वाले फॉर्म 17C अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि उम्मीदवारों को वोटिंग खत्म होने के बाद सारा डेटा दे दिया जाता है, लेकिन अगर यह डेटा चुनाव के बीच में पब्लिक किया जाता है तो इसका मिसयूज हो सकता है, लोगों को भड़काने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। चुनाव आयोग ने कहा अभी 2 फेज का चुनाव बाकी है, इलेक्शन कमीशन के अफसर बिजी भी हैं, इसलिए पूरा डेटा कंपाइल करके वेबसाइट पर अपलोड करने में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की बात को मान लिया। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए इतने सारे पोलिंग बूथ के फॉर्म 17C इकट्ठा करके अपलोड करना मुश्किल काम है, इसलिए कोर्ट इस तरह का कोई आदेश नहीं देगा। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा शोर कांग्रेस के नेताओं ने मचाया था। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा वैसे तो फॉर्म 17C हर कैंडिडेट को मिल चुके हैं, फिर भी जनता को सारा डेटा देखने का हक है, चुनाव आयोग को इसे वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। ये सब बहाने हैं। अगर वो चाहते हैं वो 4-5 घंटे में ये कर सकते। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं, ये सब अपलोड हो सकता है। हालांकि ये सारी जानकारी उम्मीदवारों के पास है, उम्मीदवारों के पास है, पर ये जानकारी पब्लिक के पास नहीं है। तो पब्लिक को पूरा अधिकार है एक लोकतंत्र में, वो फॉर्म 17C को डाउनलोड करने का अधिकार है। सोचने वाली बात यह है कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें फॉर्म 17C दिया जाता है,
किस बूथ पर कितने वोटर थे और कितने वोटर्स ने वोट डाला, इसकी पूरी जानकारी दी जाती है और अब तक यही होता आया है। लेकिन पहली बार हर बूथ के डेटा को वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की जा रही है। इसका मकसद एक ही है, चुनाव आयोग पर, इलेक्शन प्रोसेस पर सवालिया निशान लगाया जाए, उसकी नीयत पर शक पैदा किया जाए। पहले ईवीएम पर सवाल उठाए, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, ईवीएम को सही बता दिया। फिर पहले और दूसरे फेज की वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग टर्नआउट का डेटा जारी किया तो शोर मचाया गया कि आखिर वोटिंग टर्नआउट कैसे बढ़ गया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो फॉर्म 17C अपलोड करने की मांग उठा दी गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा क्लियर कट फैसला दिया। विरोधी दलों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये को लेकर इस बार विरोधी दलों ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने कल हुए इलेक्शन स्पेशल शो में मेरे से बात करते हुए चुनाव आयोग का जिक्र किया। उन्होंने विरोधी दलों की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो हारने वाले हैं, इसलिए पहले से एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के जमाने में चुनाव आयोग कैसे काम करता था, इसके बारे में डिटेल में बताया। असल में मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा था कि विरोधी दल कह रहे हैं उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, तो जवाब में मोदी ने कहा कांग्रेस को इस तरह की बातें करने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में हर इंस्टीट्यूशन का मिसयूज किया है और इलेक्शन कमीशन का कैसे राजनीतिक इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी ने एग्जाम्पल देकर इसके बारे में बताया। असल में मोदी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर कांग्रेस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और मोदी का यह जवाब इंटरेस्टिंग है, सुनने लायक है। ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो वो चुनाव स्थगित होता है। ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो वो सीट चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में आ जाए। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं था और करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। तो कौन सा लेवल पे फिर था देश के इलेक्शन कमीशन का? और बाद में वो खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बन के अडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बातें करते हो और इसलिए जो न्यायिक हो रहा है वो उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं लगेगा। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अब तक स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल फायदा उठाया। मेरी पार्टी के अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मान्य ऑपोजिशन पार्टी, 26 जनवरी 15 अगस्त को मेरी पार्टी के उस समय के अध्यक्ष को 7वीं 8वीं लाइन पे सीट मिलती थी। पार्टी के अध्यक्ष, इस देश के किसी इकोसिस्टम को नोटिस करने का मूड नहीं था। राजनाथ जी अध्यक्ष थे और मैं देखा कि 15 के अंदर उनका एक एमपी जो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं था, उसको 4th 5वीं रो में सीट थी। देश भर में तूफान मच गया, अपमान कर दिया। यानी ये कैसी आप लोग दरबारी करते हो? किसकी दरबारी करते हो आप लोग? मेरा सवाल है ऐसे लोगों पर, क्या ये लोकतंत्र है? लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? और जब सच बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, और अगर सच बोलने की कोई सजा होती है उससे भुगतने के लिए मोदी हमेशा तैयार होता है। नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पहला जिक्र वो कर रहे थे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन का। टीएन सेशन जब रिटायर हुए तो उन्होंने
लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था अहमदाबाद से। और दूसरा उदाहरण उन्होंने राहुल गांधी के बारे में दिया था। गणतंत्र दिवस के समारोह में राहुल गांधी को चौथी पांचवी लाइन में सीट अलॉट हुई थी तो काफी हंगामा हुआ था, कांग्रेस के नेताओं ने बहुत शोर मचाया था। नरेंद्र मोदी ने इन्हीं दो घटनाओं का जिक्र किया। इलेक्शन के स्पेशल शो में नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पर खुलकर बोले। 1.5 घंटे तक उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। मोदी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर जो काम किए, जो योजनाएं लागू की, उनके आइडियाज उन्हें कहां से आते हैं, अपनी योजनाओं को लागू करने में उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मोदी ने बताया जब शुरू में वो दिल्ली आए थे तो अफसरों का रवैया कैसा था, उसे बदलने के लिए उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ी। और यह भी बताया कि विरोधी दलों के नेता उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते थे। नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के काम को कांग्रेस के 60 साल के शासन से कंपेयर किया। उदाहरण देकर बताया कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या किया, पिछले 10 साल के काम के दौरान पूरी दुनिया में कैसे भारत की धाक जमाई और दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर नेता आज भारत की बात क्यों सुनते हैं, वो मोदी से दोस्ती क्यों करना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि वो 2047 के बारे में क्या सोचते हैं, उनका लक्ष्य क्या है। यह शो बहुत बड़ा है, हजारों लोगों के सामने हुआ और इस शो के दौरान लोगों का जोश देखने लायक था। तो नरेंद्र मोदी का यह स्पेशल शो आप एक बार फिर देख सकेंगे कल सुबह 10 बजे और कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। कुछ सवाल और उनके जवाब इतिहास बन जाते हैं। सलाम इंडिया, इस शनिवार सुबह 10 बजे। मैंने आपसे इंडिया टीवी के स्पेशल इलेक्शन शो का जिक्र किया था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के काम का हिसाब किताब दिया और इसी दौरान जिक्र हुआ अरविंद केजरीवाल का। नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बगैर कहा कि केजरीवाल कैसी गड़बड़ करते हैं और मोदी ने जो कहा था वो तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा। कल जब मैंने मोदी से पूछा था कि केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मोदी उनसे डरते हैं, वरना उनके घर में तो चवन्नी भी नहीं मिली, फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया। इस पर मोदी ने कहा अनुभवी चोर जानता है कि एजेंसियां कैसे काम करती हैं, कहां कैसे सबूत इकट्ठा करती हैं, इसलिए वो पहले से सावधानी बरतता है। इस पर आज अरविंद केजरीवाल ने रिएक्ट किया। केजरीवाल ने कहा अब तो मोदी ने मान लिया है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि अगर जांच एजेंसियां अब तक घोटाले की रकम का पता नहीं लगा सकी तो प्रधानमंत्री को मान लेना चाहिए कि ईडी और सीबीआई किसी काम की नहीं है। इन्होंने 500 से ज्यादा रेड मार ली, कहीं इनको एक चवन्नी नहीं मिली। हमने कहीं खर्च तो किया होगा। इन्होंने इतनी रेड मार ली, कहीं कोई खर्चे का हिसाब किताब नहीं मिला। इस 100 करोड़ का, 1100 करोड़ का, कोई ज्वेलरी खरीदी होगी, जमीन खरीदी होगी, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं कैश मिलेगा, कहीं बैंक अकाउंट, कहीं कुछ नहीं मिला, एक धेला नहीं मिला कहीं पे। कल प्रधानमंत्री जी से एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि जी केजरीवाल कह रहा है कि इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो आप सब लोगों को चौंका देगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबूत इसलिए नहीं मिला, रिकवरी इसलिए नहीं हुई, कोई भी पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो पूरे देश के सामने कल प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, शराब घोटाले में उनके पास कोई रिकवरी नहीं है, किसी तरह का कोई एक नया पैसा रिकवर नहीं हुआ।
उसे छुपाने के लिए वो कहते हैं केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो आपकी सारी सीबीआई निकम्मी है, आपके सारे सीबीआई ऑफिसर्स निकम्मे हैं, आपके सारे ईडी ऑफिसर्स निकम्मे हैं। वो तो एक बहाना है अपनी गलत गिरफ्तारी को जायज ठहराने का कि केजरीवाल अनुभवी चोर है। लेकिन कल खुद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने कबूल किया, उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, जब आप कबूल कर ही चुके हैं कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, तो छोड़ दीजिए सब लोगों को। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के कमेंट को कैसे अपने फेवर में कन्वर्ट कर लिया, मोदी के जवाब को अपने लिए क्लीन चिट करार दे दिया, यह समझने की जरूरत है। न मोदी ने कोई क्लीन चिट दी, न मोदी ने यह कहा कि कोई रिकवरी नहीं हुई। मोदी ने असल में क्या कहा, यह आप एक बार सुन लीजिए। वो ये कहते हैं कि बाकी जगह तो नोटों की गड्डियां मिलती हैं, मेरे यहां एक चवन्नी भी नहीं मिली। ऐसा है कि वो अफसर रहे हुए उसको मालूम है कि सरकार किस प्रकार से करते हैं, उन चीजों की वो तो घेराबंदी कर ही लेंगे। जो अनुभवी चोर रहता है ना, उसको बड़ी सुविधा रहती है कि जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा उसको मालूम होगा ईडी ऐसे जाएगी, सीबीआई ऐसे जाएगी, पर इतनी चीजों को चौक चौकन कर लीजिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सोच के रखता है ये। नरेंद्र मोदी ने ईडी के काम की तारीफ की। मोदी ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके काल में अब तक 2200 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया है और ये इतना कैश है, इसे कैरी करने के लिए कई टेम्पो ले जाने पड़ेंगे। और कांग्रेस के शासनकाल में ईडी ने सिर्फ 12 लाख रुपए जब्त किए थे। मोदी ने कहा कि नोटों के जो पहाड़ मिल रहे हैं, क्या वो मेहनत की कमाई है? जिनकी काली कमाई जब्त हो रही है वो चिल्ला रहे हैं, वो रो रहे हैं, लेकिन जनता खुश है। मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों के इल्जाम लगाने से मोदी अपना रास्ता बदलेगा नहीं, ईडी का एक्शन जारी रहेगा। हजारों लोगों की मौजूदगी में इस बड़े शो में मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान के बारे में, डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में, चंद्रयान के बारे में, 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के बारे में डिटेल में बात की। मोदी ने कहा विरोधियों की असली दिक्कत यह है कि वो समझ ही नहीं पाते कि मोदी किस तरफ जा रहा है। नरेंद्र मोदी के साथ यह ऐतिहासिक शो आप एक बार फिर देख सकते हैं कल सुबह 10 बजे और कल रात 10 बजे। Prime Minister Narendra Modi. शांत हो जाइए। आप लोग जरा अपनी एनर्जी बचा के रखिए। आपको 4 तारीख को भी इस एनर्जी की जरूरत लगेगी।